हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत वेलकम करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। साथियों को राम राम और शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं और आज का जो क्लास है वो बहुत यूनिक होने वाला है। क्लास मिल नहीं रही है। क्या क्लास स्टार्ट हो चुकी है? क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। साथी आ चुके हैं। विमलेश मिश्रा, शिवम, प्रतिभा चौहान, बंटी, स्नेहा, संतोष कुमार तिवारी, कुमार आशीष, मोनिका चौहान, प्रतिभा, लक्ष्मी, कोमल, कनक, संतोष, त्रिपुरेश, शिखर और भी हमारे कई साथी। तो मेरे साथियों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्टेंजा है जो कि गांधी जी के संबंध में है और कहता है, महात्मा गांधी सौराष्ट्र मंडले पोरबंदर नामनी लघु नगरे ऊन सप्तति उत्तराष्ट 10 सप्तमे ख्रीष्टाब्दे अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके स्वजन्म धरती लंच कारा धरणी तल लंच कारा यानी धरणी मतलब इस पृथ्वी धरणी तल यानी इस धरातल को अंचकारा यानी अलंकृत कर दिया, सुशोभित किया, है ना? किसने? महात्मा गांधी ने। चलिए इसकी हिंदी करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म सौराष्ट्र मंडल के पोरबंदर नाम के एक छोटे से नगर में ऊन सप्तति उत्तर, ऊन मतलब ऊन सप्तति किसे कहते हैं? ऊन सप्तति, ये देखिए सप्तति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ऊन सप्तति उत्तराष्ट 10, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा अष्टादश और सतमे मतलब 100, अष्टादश मतलब 1800, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1800। अब ऊन सप्तत्युत्तर, जब इसको अलग अलग करेंगे ऊन सप्तत्युत्तर का मतलब होगा 69। ऊन का मतलब होता है एक कम, देखिएगा ऊन मतलब एक कम, सप्तति मतलब 70, 70 में एक कम तो 69 होगा, 69। अब यहाँ पर क्या होगा? अष्टादश 1800 यानी 1800, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1869 ख्रीष्टाब्दे संवत में शताब्दी में अक्टूबर मास से अक्टूबर माह की 2 तारीख, दिनांक 2 मतलब 2 तारीख को यानी 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1869 को स्वजन्म उन्होंने अपना जन्म लेकर इस पृथ्वी को अलंकृत किया था, सौराष्ट्र मंडल के पोरबंदर नामक नगर को। कहते हैं तस्य पिता, उनके पिता करमचंद्र, माता पुतलीबाई थी। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई था। पुत्र नामना से, पुत्र के नाम के साथ पितुर नामपि, पितुर मतलब पिता का नाम भी प्रयोक्तव्य मिति यानी प्रयोग किया जाता था। पिता के नाम के साथ पुत्र का नाम भी जोड़ा जाता था, पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम जोड़ा जाता था। तत्रत्य, जिसको आप अलग अलग करोगे ना, तत्र अति परंपरानुसार, इस परंपरा के अनुसार सा वह मोहनदास करमचंद्र गांधी नाम के से प्रसिद्ध हुए, तभी वह करमचंद्र गांधी के नाम पर प्रसिद्ध हुए, मोहनदास करमचंद्र गांधी के नाम से जाने गए। देखिएगा सबसे पहला है, क्या कहता है? कहता है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद। क्या करोगे? पोरबंदर। अगला प्रश्न देखिए, आप पलटोगे नहीं, अगर आपने पैराग्राफ सही से पढ़ा है तो आप पेज नहीं पलटोगे, खटाखट आंसर दोगे। दूसरा देखिए, पोरबंदर नामक नगर कहाँ है? आगरा, बरेली, अलीगढ़, सौराष्ट्र। क्या करोगे? सौराष्ट्र करोगे। तीसरा कहता है
महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद, मोहनचंद्र करमचंद। तो गांधी जी का नाम तो मोहनदास था, इनके पिता का नाम करमचंद था, इसीलिए मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए। मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। इनका नाम क्या था? मोहनदास, और पिता का नाम करमचंद। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर? सभी को प्रणाम। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी की माता का क्या नाम है? शीलाबाई, पुतली देवी, लक्ष्मी देवी, सीता देवी। तो मेरे साथियों, महात्मा गांधी की माँ का नाम पुतली बाई था। क्या था? पुतली बाई था। अगला क्वेश्चन कहता है आस्ताम में लकार पुरुष और वचन है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, अगर हम बात करें सभी में लंग लकार, देखिए लट लकार तो होगा नहीं, क्योंकि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता तो तियाता और तियाया नहीं, तो 100% क्या होगा? लंग लकार होगा। क्या होगा? लंग लकार होगा। अब देखिए लंग लकार के रूप कैसे चलते हैं? आशीत, आस्ताम, आसन। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता है आशीत, ये प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर क्या कहता है? आस्ताम लंग लकार द्विवचन हो जाएगा। लंग लकार का अर्थ क्या होगा? भूतकाल हो जाएगा। लंग लकार का अर्थ क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा? लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अब देखिए यहाँ पर क्या है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन है। यहाँ पर आप लिख लीजिए ना 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 ना, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भी नहीं है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में भी नहीं है, क्या करोगे? डी विकल्प कर दोगे, कोई नहीं। क्या करोगे? कोई नहीं। और यहाँ पर आपको ये भी लिखना है कि यह लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाना है। प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहता है माता चा पिता चा। जैसे आपने देखा, कहता है माता चा और पिता चा, तो आपने ये तो सोच लिया कि चा लगा है और दो बराबर के पद हैं तो द्वंद्व होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसको मातरौ करे, पितरौ करे, मातरौ पितरौ करे या माता पिता चा करे। तो जब साथियों दो बराबर के पद हों और दोनों लिंग के अनुसार हो, जैसे माता पिता दंपति बनते हैं, दो लोग से मिलकर एक दंपति बनते, जोड़ा बनता है, तो जब जोड़ा बन रहा हो तो हम उसको एक शेष द्वंद्व कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं? एक पद में बदल सकते हैं, एक पद में बदल सकते हैं, उसको कहते हैं एक शेष से द्वंद्वा। ठीक है। अब माता और पिता में माता स्त्रीलिंग है और पिता पुल्लिंग है, तो पिता बड़ा होगा तो हम पिता को द्विवचन में कन्वर्ट कर देंगे। पिता को द्विवचन में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा? पितरौ हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा। ए विकल्प, सॉरी बी विकल्प चला जाएगा। आई एम सॉरी। अगला कहता है महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहार कहलाता है। यहाँ पर क्या लिखा? ऋतु संहार। अब चलिए ले चलते हैं तुम्हारा आंसर की तरफ। कहता है महाकाव्य है, तो महाकवि कालिदास ने दो महाकाव्य लिखे थे, दो महाकाव्य लिखे थे। अब कहता है गीत काव्य है, खंड काव्य है या नाट्य काव्य है। तो मेरे साथियों, आपको ये पता होना चाहिए इन्होंने नाटक कितने लिखे थे? 3। अब एक तो गीत काव्य कौन सा था, और खंड काव्य। खंड काव्य है मेघदूत और गीत काव्य है ऋतु संहार। तो यहाँ पर जो ऋतु संहार होगा वह आपका क्या हो जाएगा? गीति काव्य हो जाएगा। ऋतु कितनी होती हैं? 6 ऋतु होती हैं, तो इसमें ये 6 भागों में डिवाइड है, और ये सिर्फ और सिर्फ कवि की कल्पना है, इसीलिए कहते हैं कवि कल्पित। ये क्या है? कवि कल्पित है। विकल्प आपका क्या जाएगा? गीत काव्य चला जाएगा। वी विकल्प आपका राइट होगा। क्लियर?
बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है काव्यादर्श के रचनाकार बताइए। भवभूति, दंडी, कालिदास, भारवी। विकल्प क्या जाएगा? दंडी चला जाएगा। दंडी ने मेरे साथियों सबसे पहले काव्यादर्श, दूसरी छंदो विचित, छंदो विचित काव्यादर्श, तीसरा अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी, और चौथा दस कुमार चरितम, दस कुमार चरितम। ये किसकी रचनाएं थी? ये रचनाएं थी दंडी की। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? भी चला जाएगा। कहते हैं उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम, दंडी पद लालित्यम। दंडी के पास कौन सा गुण था? पद लालित्य का गुण था। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। क्या जाएगा? बी चला जाएगा, पद लालित्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कालिदास द्वारा विरचित नाटक नहीं है। क्या कहता है? कालिदास द्वारा विरचित नाटक नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न वासुदत्ता, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कालिदास की अगर हम बात करें तो कालिदास ने 3 नाटक लिखे थे। जो विश्वविख्यात है वह है रघुवंशम। क्या है? रघुवंशम। ठीक है, क्या है? रघुवंशम है। दूसरा मेरे साथियों क्या है? मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। और तीसरा है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, तो ये तीन क्या है? 3 नाटक हैं। और तीनों नाटक किसके हैं? कालिदास के हैं, महाकवि कालिदास के हैं। विक्रमोर्वशीयम होगा, मालविकाग्निमित्रम होगा, विज्ञान शाकुंतलम होगा, स्वप्नवास दत्त नहीं होगा। स्वप्नवास दत्ता किसका नाटक है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, किसका है? भास का है। किसका है? भास का है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत है। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या कहता है, क्या मेघदूत नाटक है? आख्यायिका एक तरह से कथा कहानी होती है, तो क्या आख्यायिका है? नहीं। क्या महाकाव्य है? अरे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या देना होगा? डी देना होगा, गीत काव्य। क्यों और कैसे बताते हैं? देखिएगा जो साथियों मेघदूत है, मेघदूत, मेघदूत में 2 खंड है। मेघदूत में क्या है? 2 भाग हैं, 2 खंड है। पहले वाले को पूर्व मेघ कहा जाता है और बाद वाले भाग को आपका उत्तर मेघ कहा जाता है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है वह 2 भाग हैं। वह मेघदूत के 2 भाग हैं। मेघदूत के 2 भाग हैं, एक तो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। 2 खंड हैं, लेकिन इसीलिए इसको खंड काव्य कहते हैं। लेकिन ये तो दोनों खंड है, दोनों खंडों में क्या है? गीत है। क्या है? गीत है, गाने वाले पद हैं, इसीलिए इसको गीत काव्य भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? गीत काव्य कहा जा सकता है। बी विकल्प आपका राइट होगा। अगर पूछा जाए मेघदूत के पार्ट कौन से हैं? कुबेर है, यक्ष है, यक्षिणी है, अलकापुरी है, अलकापुरी है, रामगिरी पर्वत है, रामगिरी पर्वत है ना, और मेघ है। कितनी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, गीति काव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीति काव्य हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कादंबरी गद्य काव्य का नायक कौन है? पुंडरीक, चंद्रपीड़, तारापीड़, सुनास। विकल्प क्या हो जाएगा? चंद्रपीड़ हो जाएगा। चंद्रपीड़ पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म में चंद्रदेव थे। जो चंदा मामा आप देखते हो ना, वही थे। और अगले जन्म में, यानी सबसे अंत वाला जो जन्म था, अगले जन्म में, यानी अगले जन्म का मतलब है तीसरे जन्म। तीसरे जन्म में मेरे साथियों ये कौन होते हैं? यहाँ के तो विदिशा नरेश राजा शूद्रक होते हैं।
विदिशा, नरेश, राजा, शूद्रक होते हैं। विदिशा, नरेश, राजा, शूद्रक होते हैं। अब अगर बात की जाए कि चंद्रापीड़, जो चंद्रापीड़ थे, चंद्रापीड़ किसके पुत्र थे? तो यह पुत्र थे राजा तारापीड़। किसके पुत्र थे? तारापीड़ के। यहाँ पर आपसे क्या कहता है, कादम्बरी गद्य काव्य का नायक कौन है? वह चंद्रपीड़ था, जो कि बाद में उज्जैनी का राजा बना था, जो कि बाद में उज्जैनी का राजा बना था। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? चंद्रापीड़ हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट होगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, महाकवि भवभूत किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं? श्रृंगार रस में, करुण रस में, वीर रस में या शांत रस में? तो विकल्प क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए भवभूत की ऐसी कौन सी रचना है, तो आप क्या कहेंगे? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में साथियों करुण रस का प्रयोग किया गया है, यानी दुख ही है, दुख का वर्णन है। याद रखिएगा, उत्तर रामचरितम विदूषक रहित रचना है। विदूषक रहित, विदूषक रहित मतलब, विदूषक का मतलब होता है हास्य कलाकार। जैसे आपने मूवीज में देखा है, तो कादर खान जो हास्य कलाकार के रूप में है, जॉनी लीवर जिस तरह से है, या हम बात करें जिस प्रकार से राजपाल यादव है, तो उसी प्रकार से जो विदूषक होते हैं वो हंसाने का कार्य करते हैं। जबकि उत्तर रामचरितम करुण रस की रचना है, तो इसमें विदूषक नहीं है, इसमें विदूषक नहीं है, इसमें साथियों गर्भांक है, इसमें छायांक है, इन चीजों का वर्णन है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? भी चला जाएगा, करुण रस हो जाना है, करुण रस हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, कादंबरी में वर्णन है आच्छाद सरोवर का, पंपा सरोवर का, शालमली वृक्ष का या मारीच। तो यहाँ पर जो मारीची आश्रम की अगर हम बात करें, तो मारीची आश्रम की बात मेरे साथियों कही गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में पंपा सरोवर की जो बात है वह कही गई रघुवंशम में, पंपा सरोवर। शालमली वृक्ष की जो बात है वह साथियों कादंबरी में कही गई, और आच्छाद सरोवर की बात भी कादंबरी में कही गई। अब दोनों की कादंबरी में है, दोनों ही कादंबरी में है, तो दोनों ही विकल्प आपके क्या जाएंगे? दोनों विकल्प राइट होंगे। अब आप ये कहोगे कि अगर दोनों विकल्प दिए तो हम सबसे पहले किसको टिक लगाएंगे? सबसे पहले आप शालमली वृक्ष को टिक करना है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है, चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किससे हुई? देखिएगा, जो चंद्रापीड़ थे, चंद्रापीड़ 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 के पिता कौन थे? चंद्रापीड़ के पिता का नाम था तारापीड़। कौन था? तारापीड़। और तारापीड़ जो थे वह कौन थे? राजा थे उज्जैनी के, राजा थे उज्जैनी के। तो वह ये चाहते थे कि चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक कर दिया जाए, चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक कर दिया जाए, और जो राज्य की जिम्मेदारी है वह चंद्रापीड़ को सौंप दी जाए। चंद्रापीड़ प्रेम करते थे, और ये किससे प्रेम करते थे? कादंबरी से प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे? कादंबरी से प्रेम करते थे। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किससे हुई थी? तारापीड़ को हुई थी। वी विकल्प आपका राइट चला जाएगा, वी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। तारापीड़ हो जाना है, क्या हो जाना है? तारापीड़ हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है, शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए क्षमता उत्पन्न करता है, सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षमता उत्पन्न करता है, यही उसका है। ये उसका क्या कहलाता है? अध्यापन कौशल, श्रम कौशल, क्रीड़ा कौशल या प्रतियोगिता कौशल। ध्यान दीजिएगा। तो मेरे साथियों, एक मजदूर भी होता है, मजदूर जो होता है ना वो भी काम करता है, तो ये उसका श्रम कौशल होता है। हालांकि शिक्षक भी करता है, श्रम करता है, परिश्रम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका श्रम कौशल नहीं कहा जाएगा। जो मैदान, यानी जो मैदान या खेल कूद से संबंधित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रीड़ा कौशल कहते हैं।
तो क्रीड़ा कौशल और प्रतियोगिता कौशल ना होके क्या हो जाएगा, अध्यापन कौशल हो जाएगा, जिसका कार्य है कि अपने शिक्षार्थियों को इस तरह से पढ़ाए कि उनको बातें तुरंत समझ में आ जाएं, वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ए चला जाएगा, अध्यापन कौशल हो जाना है, अध्यापन कौशल हो जाना है। ठीक है, बी विकल्प आपका राइट हो जाए, ए विकल्प आपका राइट होगा, अध्यापन कौशल हो। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी, यानी यहाँ पर आपको बात कर रहा है माइक्रो टीचिंग की। किसकी बात कर रहा है, माइक्रो टीचिंग की बात कर रहा है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का प्रयोग कब किया गया, 65, 66, 67 या मेरे साथियों 68? जल्दी से बताइएगा, माइक्रो टीचिंग की शुरुआत कब से की गई? भारत में पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे है, कुछ लोग कहते हैं 65 कर रहे हैं, कुछ लोग 68 कर रहे हैं। जीडीपी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके इसी कौशल से संबंधित है। भैया यहाँ पर भारत में पूछा है, ये भी देखो, भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण, आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं देखते हो, देखिएगा बिल्कुल सही। 1967 में सीपीयू इलाहाबाद में, कहां पर, इलाहाबाद में शुरू की गई थी डीडी तिवारी के द्वारा। किसके द्वारा, डीडी तिवारी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, 1967, क्योंकि ये क्वेश्चन देख लीजिए भारत में पूछा गया है या विश्व में। अगर भारत में पूछा गया तो 1967 में हो जाएगा, और इसकी शुरुआत इलाहाबाद से की गई थी डीडी तिवारी के नेतृत्व में। आगे कहता है अधो निर्दिष्टेषु, यानी नीचे लिखे गए कंठ वर्णा अस्ति, कंठ वर्ण कौन से हैं, नीचे लिखे गए में से कंठ वर्ण कौन से हैं? तो कंठ वर्ण के लिए आपको याद रखना है आ कुहा विसर्जनीया कंठा, ये सूत्र है, अकुहा विसर्जनीया नाम कंठा, यानी आ का वर्ग का, हा का और विसर्ग का, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या रहता है, कंठ होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर कहीं आ नहीं है, यहाँ पर कहीं का नहीं है, यहाँ कहीं हा नहीं है और विसर्ग नहीं है। अब का वर्ग की बात करें तो का, खा, गा, भा, ये 5 वर्ण आते हैं का वर्ग में। विकल्प आपका क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, गा हो जाना है, ए चला जाएगा, गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है स्पर्श वर्णा के, स्पर्श वर्णा मतलब, स्पर्श वर्ण के मतलब कौन, आपसे पूछ रहा है स्पर्श वर्ण कौन सा होगा, कादियो मावसाना, स्वरहा, अण और यण। तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया स्पर्श वर्ण मतलब क्या है, स्पर्श वर्ण के विषय में पूछ रहा है, जिसमें मेरे साथियों का से मां तक वर्ण आते हैं, टोटल वर्ण आते हैं 25, और स्पर्श वर्ण का सूत्र है कादियो मां वसाना। क्या है, कादियो मां वसाना, का से लेकर मां तक बसने वाले, कादियो मतलब कातियो, का से लेकर मां तक बसने वाले जितने भी वर्ण होते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा, ए चला जाना है, क्या जाएगा, ए विकल्प चला जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है प्रयत्न गति, प्रयत्न कितने होते हैं, तो प्रयत्न कहते हैं प्रयास को, प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रयास को कहते हैं। यानी वर्णों के उच्चारण में, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो एक प्रयास करते हैं। ये प्रयास 2 प्रकार से होता है,
एक तो वर्णों को बोलने से पहले जो अंदर से प्रयास करते हैं उसको कहा जाता है अभ्यंतर प्रयत्न। दूसरा, वर्णों के बाद में एक प्रयत्न आता है उसको कहते हैं बाह्य प्रयत्न। यानी कहा जाता है प्रयत्नो द्विधा। क्या कहते हैं? प्रयत्नो द्विधा। प्रयत्न द्वि प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर बाह्यश्च। यानी एक तो आभ्यंतर प्रयत्न होता है और दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है और बाह्य प्रयत्न मेरे साथियों 11 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा, 2 हो जाना है। क्या हो जाना है? डी चला जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कर्णेन बधिरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? साधकतम करणम, सहयुक्ते प्रधाने, एनांग विकारा, कर्ता कर्णयोस् तृतीया। तो पहला कहता है साधक कार्य को करने में जो साधक का कार्य करे उसमें साधकतम करणम होता है। दूसरा कहता है सहयुक्त प्रधाने, सह के अर्थ में सह साकम समम सार्धनम, जो चीज साथ होती है, साथ देती है, तो उसमें क्या होता है? सहयुक्त प्रधाने आता है। कहता है एन अंग विकारा, जिस अंग में विकार हो, एन मतलब जिस अंग में, जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में कमी हो, तो वहां पर सूत्र आता है एनांग विकारा और इसमें भी आपका तृतीया विभक्ति होता है। कहता है कर्ता कर्णयो, करण में बदल जाता है तृतीया। जब कर्ता करण में हो जाए, जब कर्ता करण में हो जाए तो उसमें तृतीया होती है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता तृतीया में होते हैं। किसमें होते हैं? तृतीया में होते हैं, तो उनमें कर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, करण हो जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प जाएगा सी। देखिएगा, कहता है कर्णेन, कर्णेन बधिरा। ध्यान दीजिएगा, कर्णेन बधिरा, कर्णेन मतलब कान से और बधिरा मतलब बहरा। यहाँ पर क्या कहता है? कहता है जिस अंग में विकार हो, यानी जिस अंग में कमी हो। तो किस अंग में कमी है? कर्णेन, कान में कमी है ना, तो इसी में क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगी। किस सूत्र से होगी? एनांग विकारा से होगी। सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा, सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लता रामाय गाम ददाती में विभक्ति है। कहता है लता, लता राम को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लता मतलब लता, रामाय मतलब राम को, गाम मतलब गाय, ददाती मतलब देती है। अब यहाँ पर कहता है चतुर्थी विभक्ति किसमें है? तो यहाँ पर आपको सूत्र याद रखना है, कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम, संप्रदानम। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसको दान दिया जाए। इसका अर्थ क्या होता है? जिसको दान दिया जाए, उसमें, जिसको दान दिया जाए, जिसको दान दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर लता राम को गाय देती है, यानी दान किसको दिया जा रहा है? राम को। तो रामाय में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। सूत्र किससे? कर्मणा यम विप्रैति संप्रदानम, कर्मणा यम विप्रैति संप्रदानम। विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा, रामाय हो जाएगा, रामाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नी धातु में, क्या कहता है? नी धातु में आ उपसर्ग आने पर, क्योंकि उपसर्ग हमेशा कहाँ आते हैं? उपसर्ग धातु से पहले आते हैं, तभी तो उपसर्ग का सूत्र होता है प्रादया। प्रादया मतलब आदि, मतलब पहले। प्रादया उपसर्गा, जो उपसर्ग होते हैं वो प्रादि होते हैं, यानी पहले जोड़े जाते हैं क्रिया के योग में। जब क्रिया से योग किया जाता है तो उपसर्ग सदैव आगे जोड़े जाते हैं। तो इसीलिए धातु से आगे क्या आया? आ।
तो नी के रूप कैसे चलेंगे? नी के रूप चलेंगे नयति से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ नयति हो जाएगा। क्या होगा? अनयति। यहाँ पर देखिएगा, अभिनयति, अपनयति, आनयति, अनुनयति, सी चला जाएगा, अनयति हो जाना है। क्या हो जाना है? अनयति हो जाना है। सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कहता है हरिहरऊ में समास होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हरिहरऊ। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर दो पद होंगे, समास में दो पद होते हैं। पहला पद हरि, हरि किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं। दूसरा पद क्या आया? हर, हर किसे कहते हैं? भगवान भोलेनाथ को कहते हैं, शंकर को कहते हैं। तो दो बराबर के पद है तो हम क्या कहेंगे? विष्णु और शंकर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास आ जाएगा। तो हम कहेंगे क्या? जब समास विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे हरिश्चा हरश्चा। क्या कहेंगे? हरिश्चा, यानी हरि के बाद विसर्ग लगेगी ना, हरि के बाद विसर्ग लगेगी, चा हो जाएगा। हरि के बाद फिर विसर्ग लगाओगे तो चा हो जाएगा। तो ये सा में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? ये भी सा में बदल जाएगा, ये भी सा में बदल जाएगा। ठीक है, तो हरिश्चा हरश्चा हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा। द्वंद्व समास हो जाना है। क्या हो जाना है? द्वंद्व समास हो जाना है। एक शेष द्वंद्व कहाँ होता है भाई संतोष? एक द्वंद्व समास कहाँ है? तुम भी ऐसी बात करते हो। आगे बढ़ते हैं। कहता है लता शब्द का लताई रूप विभक्ति का बताइए। अब देखिएगा, जब लता के रूप हम पढ़ते हैं लता लते लता, ऐसे लिखेंगे। देखिएगा, लता विभक्ति तृतीया तृतीया चतुर्थी, लता लते लताः। दूसरी लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभ्याम लताभि लता। फिर है लतायै लताभ्याम लताभ्या लते। तो यहाँ पर देखा जाए तो लतायै चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ध्यान दीजिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा लता, यही हो जाएगा। क्या होगा? लता लता लते लता, लताम लते लता, लतिया लताभ्याम लताभि, लताई लताभ्याम लताभ्य लते लताभ्या लताभ्या। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? चतुर्थी एक वचन हो जाना, एक वचन हो जाएगा। अगला कहता है सप्त पंचाशत। क्या कहता है? सप्त पंचाशत को लिखेंगे। तो सप्त का मतलब सात, सप्त का मतलब सात, और पंचाशत किसे कहते हैं? 50 को कहते हैं। पंचाशत किसे कहते हैं? पंचाशत कहते हैं 50 को। तो 50 और 7 कितना हो जाता है? 57 हो जाता है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पंच सप्तति। क्या कहेंगे? पंच सप्तति। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सप्तत्रिंशत, सप्तत्रिंशत। क्या इसको क्या कहेंगे? सप्ताधिकम, सप्ताधिकम पंचशती। पंचशती का मतलब 500, सप्त मतलब 7 अधिक, 500 में 7 अधिक, तो 507 हो जाना है। विकल्प आपका क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा। साथियों, अगर आपसे कोई संस्कृत की क्लास पूछता है तो उसको बता दिया करो कि संस्कृत की क्लास, कई बच्चे परेशान रहते हैं कि संस्कृत की क्लास नहीं चल रही है, संस्कृत की क्लास नहीं चल रही है। तो आप उनको बताया करो कि संस्कृत की क्लास अपने निर्धारित समय पर चल रही है और ये क्लास ठीक 1 बजे ही चल रही है। साथियों को बताएं जिससे कि वो इस क्लास के विषय में अवगत हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हरा नाम शब्द में विभक्ति है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? हरा नाम। जैसे रमा से, रमा से राम, राम से क्या होता है? रामा नाम हो जाता है ना।
वैसे ही साथियों अगर देखा जाए तो रमा से क्या हो जाएगा, रमा से हो जाएगा रमाणाम। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, राम, यहाँ पर भी क्या जुड़ा, राम। तो याद रखिए अगर कहीं पर राम या नाम जुड़ा होता है तो वहां पर षष्ठी बहुवचन हो जाता है। क्या हो जाता है, षष्ठी बहुवचन हो जाता है। यहाँ पर भी आपका विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा, षष्ठी बहुवचन हो जाना है। षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रमाणाम हो जाएगा, सॉरी हराणाम हो जाएगा, क्षम्यताम। अगला कहता है पट धातु का लोट लकार। भैया पट धातु, पट मतलब पढ़ना, और पूछ क्या रहा है, लोट लकार, लोट लकार, हाँ, लोट लकार आज्ञार्थक, लोट लकार आज्ञार्थक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पर रूप कैसे चलेंगे, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठ पठतम पठत, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, कहता है पट धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष ये है कि नहीं है, कहता है द्विवचन, द्विवचन में क्या होगा, पठतम हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा। पढ़त पढ़ताम पढ़ंत पठ पठतम पढ़त, पठानी पठाओ पठाम, पठानी पठाव पठाम। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, यहाँ पर आपका पठतम हो जाएगा, राइट विकल्प बी हो जाना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है पर नानी शब्द का संस्कृत क्या होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, पर नानी, सबसे पहले नानी, नानी क्या होती है, माँ की माँ, क्या होती है, माँ की माँ, यानी यहाँ पर जो होगा वो मातृ वंशज होगा, क्या होगा, माँ की माँ जो है नानी हमारी मातृ वंशज है, तो पिता वंशज तो कट ही जाना है ना। अब देखिए अगर मात्र महा होता, अगर मात्र मह होता, महा का मतलब क्या होता है, पिता होता है, और मही का मतलब क्या होता है, माँ होती है। तो यहाँ पर मात्र मही, अगर मात्र मही होती तो नानी हो जाती, क्या होती, मात्र मही का मतलब नानी हो जाती। और पर लगा है तो क्या जोड़ देना है, प्रमात्र मही, क्या हो जाएगा, प्रमात्र मही हो जाएगा, शी हो जाएगा। प्रमातामह का मतलब क्या होगा, पर नाना हो जाएगा। अब देखिए पितामह बाबा और प्रपितामह पर बाबा, यहाँ पर क्या होगा, पर दादी हो। ये दोनों के दोनों पिता के वंशज के हैं, ये दोनों के दोनों माता के वंशज के हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है, सी चला जाएगा, क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी लक्ष्मी का आपको ढूंढना है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या नहीं है। सबसे पहले लक्ष्मी को श्री कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लक्ष्मी को रमा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लक्ष्मी को कमला कहते हैं, कमल आसन है, कमल तो लक्ष्मी मैया का आसन है, तो इनको कमला भी कहते हैं। इनको यामिनी नहीं कहते क्योंकि यामिनी जो है ना वो रात्रि का पर्यायवाची है, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची, इनको विष्णु पत्नी कहते हैं, इनको विष्णु प्रिया कहते हैं, विष्णु को प्रिय है ना, इसे इनको विष्णु प्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा, सी विकल्प जाएगा, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन कहता है अज्ञानम का विलोम है। अब देखिएगा यहाँ पर है अज्ञानम, अज्ञानम का विलोम देखना है, मूर्ख, ज्ञानम, विद्वान या निरक्षर। अगर यहाँ पर होता अज्ञानी, क्या होता, अज्ञानी होता, अज्ञानी का क्या हो जाता, विद्वान हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष होता है। तो ज्ञानी अज्ञानी हम किसे कहते, ज्ञानी अज्ञानी हम किसे कहते, तो ये कोई व्यक्ति होता, लेकिन यहाँ पर अज्ञान है, अज्ञान साथियों नपुंसक लिंग का है, जिसको ज्ञान ना हो अज्ञान है, तो ज्ञान का उल्टा क्या हो जाएगा, ज्ञानम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्ञानम हो जाएगा।
बी विकल्प आपका राइट होगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला कहता है मध्वरी का संधि विच्छेद होगा। कहता है मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बताइएगा। तो सभी लोग ध्यान से देखिए, म व, अगर ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी असमान स्वर हो, तो मेरे साथियों ई का या हो जाता है। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ऊ का वा हो जाता है। री के बाद कोई भी असमान स्वर हो, रा हो जाएगा। रा के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आधा वर्ण है, इसके बाद ऊ वा है, वा का मतलब ऊ, तो यहाँ पर धा में क्या लग गया, ऊ लग गया, तो धू हो गया। माँ आगे लिखा है मधु हो जाएगा। यहाँ पर मधु तो ये वाला हो गया। अब वह पूरा लिखा है, उसके साथ हलंत तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर आ होगा। री बाद में है, अरि हो जाएगा। यहाँ पर मधु प्लस अरि होगा। जाए कौन सी संधि है, यड़ संधि है। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, इको यड़ची होता है। क्या होता है, इको यड़ची होता है। विकल्प यहाँ पर क्या जाना है, सी विकल्प चला जाएगा। सी विकल्प चला जाएगा। चलिए, सभी को बात समझ में आ गई। अगला, तो साथियों आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर हमारे किसी भी साथी को संस्कृत में समस्या हो रही है, संस्कृत उसको नहीं आती है, तो प्ले स्टोर से वन डे एग्जाम स्टडी, वन डे एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड कर ले और उससे जो हमारा सुपर टेट का बैच है वो परचेस, जहाँ की आपको सभी के सभी सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। तो मेरे साथियों आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।